हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, लास्ट सेशन में हम लोग पीरियोडिक टेबल की पार्ट 1 देखे। आवर्त सारणी को हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास किए। मैंने आपको बोला था सभी लोग एक एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल अपने अपने रूम में चिपका लेंगे और डेली उसका रिवीजन करेंगे, उसको देखते रहेंगे। ठीक, आज के सेशन में हमारा आवर्त सारणी का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग गुणधर्मों, जो आवर्त है और जो ग्रुप्स हैं, हमारे वर्ग हैं, उनके जितने भी गुणधर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पूरी बेसिक्स देखी कि कैसे पीरियोडिक टेबल को हम लोग समझ सकते हैं, किस तरीके से उसमें आवर्त होता है, वर्ग होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट देखिए। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न यहां से बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज का सेशन हमारा पार्ट 2 है। क्लियर? ये हमारा पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में मैं एक एक करके सारी चीजें बताई कल, और आज के सेशन में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे किस तरीके से वर्ग और आवर्त में हम लोग पीरियोडिक टेबल को सजा रखे हैं, हम लोग मतलब मोसले के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग साइंस के डर को खत्म करने के लिए यहां पर आप देख पा रहे हो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। बहुत सारे साथी मेरे इसे देख रहे हैं और इसका पूरा मजा ले रहे हैं। अगर आप भी साइंस से डरते हो तो पूरी फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए चेकआउट करिए, और एक एक करके आगे वीडियोस भी आते रहेंगे। बायोलॉजी का भी आ रहा है, उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तो आपका साइंस का जो डर है वह पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं। ठीक, हमने स्टार्ट किया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में। हमने 4 सिद्धांत देखे। पहला हमने त्रिक सिद्धांत देखा था डोबे-राइनर का। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत देखा हमने। उसके बाद न्यूलैंड का, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत हमने देखा, और उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने देखी। देन आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर विस्तार से चर्चा किया। यहाँ पर 3-3 परमाणु तत्वों को हमने अरेंज किया, यहाँ पर 8 तत्वों को अरेंज किया और बताया कि 8वां तत्व पहले वाले तत्व के सिमिलर होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे। उसके बाद मेंडलीव और आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वह पूरी तरीके से परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन है, मतलब एटॉमिक मास पर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल सजाया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है पूरा का पूरा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, इस पर आधारित है और परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये परमाणु मास द्रव्यमान और ये परमाणु का क्रमांक, इस पर ये दोनों अलग अलग आधारित हैं और इस तरीके से सजाया गया है। मतलब परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और द्रव्यमान की बात करें जो सबसे हल्का है, उसके बाद उससे भारी, उससे भारी, इस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी सजाई गई है। आगे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में और हम लोग देख लेते हैं बाकी चीजें, आप लोग ये पढ़ चुके हो। ठीक, ये भी हमने चर्चा किया कि जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1 उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो है, जो वर्ग 2 बोलते हैं, इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जिसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। पहला वाला ग्रुप जो वर्ग 1 कहलाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सभी एलिमेंट को आपको याद रखना है। ट्रिक का मैं बोला हूं, आपको वादा किया हूं, ट्रिक जरूर बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये नाम याद रखना, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, सिक्का धातु। सिक्का धातु में बिल्कुल धातुओं के नाम याद कर लो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये क्या है? ये सिक्का धातु है, मतलब इन धातुओं से सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। यहां पर कोई भी डाउट मत रखना। फिर उसके बाद आता है हैलोजेंस।
फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट आपको हैलोजन एलिमेंट कहलाएंगे और इस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन फिर मैंने बोला ग्रुप नंबर 18, ये क्या था? ग्रुप नंबर 17 मतलब वर्ग 17, ये क्या था? वर्ग 11। ये हमको पूरे वर्ग के साथ याद रखना है। क्लियर? वर्ग 18 क्या है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। ये अक्रिय गैसें हैं, शून्य समूह कहते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा, तो ये इसीलिए इसका नाम अक्रिय गैस पड़ा। ये हमने पहले क्लास में देख लिया, हमारा रिवीजन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो कुछ गुणधर्म हैं, विशेषताएं हैं, उन पर अब चर्चा करने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब क्लास शुरू हो गया है। अभी तक जो भी था रिवीजन था। ठीक, आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्या ये जो है वर्टिकल, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4 और इस तरीके से ये 18 ग्रुप्स हो गए जिनको हिंदी में वर्ग कहते हैं। आवर्त क्या है? आवर्त इस तरीके से हैं। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल 7 आवर्त हैं। इसमें धातु बोल रहा हूं, इसमें जो तत्व हैं वो किस तरीके से अरेंज है? पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में जितने बच रहे हैं शेष तत्व 7वें आवर्त में आएगा। कोई बात क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, मैंने क्या बोला था? ये लेंथेनाइट जो ग्रुप है ये यहाँ का एलिमेंट है। यहाँ पे सारे के सारे लेंथेनाइट, ये वाले तत्व यहाँ पर आएंगे, इसलिए इसमें हम लोग 32 तत्व काउंट कर लेते हैं। और एक्टेनाइट यहाँ पे 89 से 103 तक के जो तत्व हैं वो यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। इनको अलग से हमने क्या बना दिया? अलग से एक ब्लॉक बना दिया जिसको F ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर है? हमने सारे ब्लॉक हमने अलग अलग कर दिया था। ये जो पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इसको S ब्लॉक बोला है। ये 13 से लेकर के 18 तक का जो ग्रुप है इसको हमने P ब्लॉक बोला। और अगर हमने बात की ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, 3 से 12, ये सारे के सारे वर्ग, ये सारे के सारे ग्रुप D ब्लॉक के, किसके? D ब्लॉक के तत्व हैं। S, P, D और जो बच रहा है वो F ब्लॉक। जो F ब्लॉक है यहाँ का और यहाँ का, 57 से लेकर के 71 और 89 से 103, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। उनको अलग से हमने एक ब्लॉक बना दिया है। ठीक, हमने मतलब मोस्ले ने, इसे नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं धात्विक गुण की। पहला गुण, गुणधर्म में धात्विक गुण देख रहे हैं और धात्विक गुण देख रहे हैं किसका? आवर्त का। हम एक बार पूरे के पूरे आवर्त के गुणधर्म देखेंगे, उसके बाद वर्ग के मतलब ग्रुप्स के। नहीं समझ में आया तो यहां समझो। पहले आवर्त मतलब ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। लेफ्ट से राइट में, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो क्या क्या गुणधर्म चेंज होगा इन सभी तत्वों में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये बायां, दायां, ऊपर, नीचे। क्लियर? अब समझते हैं धात्विक गुण मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई तत्व धातु है, अधातु है या उपधातु है, उसमें बताते हैं कि धात्विक गुण किसका ज्यादा है। धात्विक गुण के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? कि धातु में चमक होनी चाहिए, धातु आघातवर्ध्य हो, धातु तन्य हो, धातु में रिंगिंग साउंड आए बजाने पर। ये सारी प्रॉपर्टीज, धातु विद्युत का सुचालक हो, धातु विद्युत का कुचालक हो, ये सारी प्रॉपर्टीज किसी तत्व में है तो वो धातु कहलाएगा। और जिसमें ये प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा, ये सारे 5 प्रॉपर्टी जिसमें ज्यादा होंगे उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब धात्विक गुण ज्यादा है। फिर से मैं बता देता हूं, धातु, उपधातु और अधातु का एक चैप्टर मैं बनाऊंगा। अभी समझ लो धातु के क्या क्या गुणधर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी तत्व धातु कब कहलाएगा? अगर वो चमकदार होगा, अगर वो तन्य होगा,
डक्टाइल होगा, अगर वो मेलिएबल होगा, आघातवर्धी होगा, अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो विद्युत का सुचालक होगा, मतलब उसमें विद्युत बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगी आसानी से, मतलब वो सुचालक होगा, कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, तो हम बोलेंगे धात्विक गुण अच्छा है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएं, मतलब ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो हमारा धात्विक गुण कम होता है, मतलब सारे धातु इस ओर हैं, पीरियोडिक टेबल में सारे धातु इस ओर हैं, अधातु इस ओर है, और उपधातु का आप ये जो देख रहे हो ब्लू ब्लू, ये सारे उपधातु हैं। उपधातु के इस साइड सारे धातु हैं और ये इस साइड सारे अधातु हैं, और ये उपधातु हैं, मेटलॉइड्स हैं, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेल्यूरियम, ये सारे के सारे उपधातु हैं, बाकी ये सब धातु हैं। तो धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर कम होता है, क्योंकि सब इधर धातु जो हैं वो धात्विक गुण ज़्यादा लेके बैठे हैं। ठीक, इतना याद हो गया। तो ये हमको याद क्यों कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन बनेगा कि पोटेशियम ज़्यादा धात्विक गुण लेके बैठा है कि कैल्शियम, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। क्लियर है? क्योंकि वो बाएं ओर है। ठीक, अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक भी दाहिने ओर आने पर बढ़ता है। आवर्त सारणी में आवर्त में दाहिने चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। ये कैसे हो रहा है आप देख पा रहे हो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो यहां से यहां गए बाएं से दाएं, तो यहां पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? ठीक, अगर लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां पर भी वृद्धि हो रही है। अगर मैं बात करूं सोडियम की तो ये 11, फिर मैग्नीशियम 12, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर यहां पर क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं संयोजकता की, क्या आपको ये दो गुणधर्म क्लियर हो गए कि परमाणु क्रमांक और धात्विक गुण? धात्विक गुण भी क्या होता है ये भी बता दिया, और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो ये सारी चीजें क्लियर। अब बात करते हैं संयोजकता की, वैलेंसी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करने वाला हूं। ठीक, वैलेंसी क्या है? पहले तो उसका गुणधर्म देख लो कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। सर ये कैसे हो रहा है एक बार बता दीजिए। जो वैलेंसी है वो क्या हो रही है? बाएं से दाएं जाने पर 1, 2, 3, 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद घटती चली जाएगी 3, 2, 1, 0। मतलब समझो ये आपका ग्रुप 1 दिख रहा है, सीधा आपको याद रखना है ग्रुप 1 का जो वैलेंसी है वो 1 होता है। क्यों होता है अभी समझाऊंगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 है। ठीक, समझेंगे। ग्रुप 2 की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो 2 है। ग्रुप 13 पे सीधे आ जाओ। ग्रुप 13 की जो संयोजकता है वो 3 है। वो क्या है? 3 है। ग्रुप 14 की जो संयोजकता है वो 4 है। ये बोल रहा है 1, 2, 3, 4, बीच का नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? वो जो मैं पहला दूसरा ग्रुप, फिर 13, 14, 15, 16, 18 तक का ग्रुप। क्लियर है? तो यहां पर संयोजकता क्या हो गई? 3 हो गई। इसकी संयोजकता क्या हो गई? 4 हो गई। फिर 15वां ग्रुप जो है हमारा, इसकी संयोजकता कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी 16 की संयोजकता 2 हो जाएगी, 17 की संयोजकता 1 हो जाएगी और 18 की संयोजकता 0 हो जाएगी। यहां तक आ रहे हो तो 0 हो गया। देख रहे हो आप, संयोजकता जो है, वैलेंसी जो है, वो कंटिन्यूअसली बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया और 0 तक पहुंच गया। ये डायरेक्टली आपको संयोजकता याद रखनी है कि ग्रुप नंबर 1, समूह 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब की संयोजकता वैलेंसी 1 है, क्योंकि इनके आउटर सेल में, इनका जो बाहरी कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। जो ग्रुप 2 है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन संख्या है आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसमें क्या है?
इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कोश में 3 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या बाहरी कोश में 4 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या बाहरी कोश में 3 नहीं होता है, 5 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। पहला ग्रुप है 1, दूसरा ग्रुप है 2, फिर उसके बाद 3 ना करके 13 आ गया, तो आउटर मोस्ट में 3, आउटर मोस्ट में फिर 4, फिर 5 6 7 8, 4 तक की संयोजकता जो है वो रखनी है। उसके बाद देखनी है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना कि देगा। ये अभी मैं समझाता हूं, फिलहाल इसे आप लोग याद कर लो कि 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और फिर 0 है। कंटिन्यू यहां पर आपको याद रखना है 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। ये हो गई संयोजकता। लेफ्ट टू राइट जाने पर 1 2 4 इंक्रीज हुआ, देन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है और 18 ग्रुप में आकर के वो 0 हो गया। 18वें समूह में आकर के संयोजकता 0 हो गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संयोजकता की कि होती क्या है। ये डेफिनेशन आपको नोट करना है प्रॉपर। क्या होता है कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा, मैंने आपको बताया है अपने पिछले लेक्चर में कि परमाणु क्या होता है और परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। एक होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में होता है क्या, परमाणु का नाभिक। न्यूक्लियस मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उसके चारों तरफ होगा शेल, इस तरीके से शेल होगा। इन शेल का नाम क्या है, एक का नाम के एल एम और फिर एन, के एल एम एन, ये सेल के नाम हैं। पहला सेल का नाम के, दूसरा एल, फिर एम, फिर एन। सेल मतलब कोश, कक्षा, ठीक। इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है, नाभिक में है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक। अगर मैं बात करता हूं, ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कक्षाओं में, इन सेल्स में, उस पर निर्भर करता है कि वैलेंसी या संयोजकता किसी भी परमाणु का या तत्व का क्या होगा। क्लियर, किस पर निर्भर करता है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या पर। ये पहले याद कर लिया। अब ये कैसे करता है वो समझिए कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे या तो वो सीधे सीधे उसकी संयोजकता हो जाएगी या फिर 8 में से जितने कम होंगे वो होगी उसकी संयोजकता। नहीं समझ में आया, समझिए बताते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सोडियम। क्या, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। और एक ले लेते हैं क्लोरीन, इसका होता है परमाणु क्रमांक 17। ये आपको सारा याद रखना है, मैंने कल होमवर्क दिया था आपको कि 1 से 20 तक तो पूरे अच्छे से याद होने ही चाहिए और यहीं से प्रश्न बनते हैं। 1 से 20 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका परमाणु क्रमांक और उनका क्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सोडियम का, अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो सेल्स में कैसे भरे जाएंगे। सबसे पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने हो गए, 2 8 10 हो गया। एक बच रहा है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। फिर से समझो, मैंने मैजिक नंबर की बात की थी, वो मैजिक नंबर याद कर लो, 2 8 8 18 18 32। ये है मैजिक नंबर, इसे नोट कर लो। मैजिक नंबर क्यों मैजिक है अभी समझाते हैं। 2 8 8 18 18 32। किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके कोश में, सेल में, तो वो इसी क्रम में भरा जाएगा। पहला सेल छोटा होगा तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, दूसरा सेल थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद उसके तीसरे सेल में फिर 8 आएगा, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, फिर 32। इस तरीके से सारे सेल्स में, सारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इसको भर के देखते हैं। सबसे पहले हमने बनाया पहला सेल, ये
न्यूक्लियस बना दिया जो कि पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या क्लियर है? फिर बनाते हैं दूसरा सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना बच रहा है सर? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की भी ऐसी बात बना दो, क्या सर? 2, 8 और 7, इसको जोड़ के देखो 17 हो रहा है, क्लियर है? तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम तीसरे सेल की बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप देख पा रहे हो बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप देख पा रहे हो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर सेल में या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 32 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम बोलेंगे उसका जो बाहरी कोश है वो फुलफिल है। अब वो ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर यहाँ पर सोडियम की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये देने की टेंडेंसी होगी इसकी, मतलब सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। आप समोसा खरीदने गए, मान लो समोसे की कॉस्ट क्या है? 8 रुपए है। अगर 8 रुपए का समोसा है, आपके पास 7 रुपए है और आपके मित्र के पास सिर्फ 1 रुपए है, तो समोसे का ऑनर कौन होगा? जो 7 रुपए रखा है वो होगा। अब 1 रुपए वाले जो आपका मित्र है, अब उसकी दरिया दिली कितनी है कि वो समोसा आधा दे देगा कि 1 रुपए के हिसाब से उसका टुकड़ा करेगा। ठीक, ऑनरशिप की बात हो रही है। तो यहां पर इसके पास भी समझ जाओ 1 रुपए है और क्लोरीन के पास 7 रुपए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वही बात यहां पर हो जाएगी कि क्या अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेन पूरा करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक, तो ये 1 रुपए देना ज्यादा उचित होगा इसको, इसलिए ये 1 रुपए दे करके, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ आयन बना देगा। ठीक, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- आयन बना देगा। अब इसके पास सिर्फ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और इसके पास 17 से कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर वैलेंसी संयोजकता की बात करें तो अगर इस तरीके का एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में, कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। संयोजकता क्या हो गई? 1 हो गई। परंतु यहां पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 7 नहीं होगी। यहां पर हम समझेंगे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखता है, तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। इसकी +1 हो गई और इसकी -1 हो गई। क्लियर है? अगर यहीं पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होते तो संयोजकता 2 हो जाती, और यहां पर अगर 6 होते तो -2 हो जाती। समझ पा रहे हो? और एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, देखो पहले से आप लोग नोट कर लीजिए कि सोडियम की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है जो कि -1 है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम का। ठीक, अगर बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम का होता है 20, ये चीज याद रखो। कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20 और ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 2 है, समूह 2 है, वर्ग 2 है। अब इसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10 हो गए। तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों सर? मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2, 8, 8, सर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 2 बच रहे हैं, मतलब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारी संयोजकता क्या हो गई? 2 हो गई। अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 हो गई, वैलेंसी 2 हो गई। आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 है। अब इसके बाद अगर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का होता है, फॉस्फोरस का होता है,
तो अगर उनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी संयोजकता 5 ना होकर के 3 हो जाएगी, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं 5 देने की बजाय। और हमको क्या करना है, कुल मिलाकर के 8 करना है। और अगर आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 हो जाएगी, और अगर 7 है तो 1 हो जाएगी, जैसे मैंने क्लोरीन का बताया। और अगर पूरा कंप्लीट है तो बिल्कुल ना तो लेगा ना तो देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 18th ग्रुप बोलेंगे, जिसमें अक्री गैसें नाम दिया गया है, जिसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन जैसे एलिमेंट आते हैं। आई होप क्लियर है। इसको अगर हम लोग सजाएं, ये हो गया इसका नाभिक, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम लोग तीसरे सेल की बात करें तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी हो गया एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन लेने के। तो इसकी हम लोग बोलेंगे वैलेंसी कितनी है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो होगी 2। क्लियर है विषय? ठीक, नोट कर लीजिए इसे भी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संयोजकता है किसी भी ग्रुप में, तो आपको सीधा याद रखना है कि सर ये ग्रुप नंबर 1 है, इसकी संयोजकता भी 1 होगी। ग्रुप नंबर 1 है, इसकी संयोजकता 1 होगी, वैलेंसी 1 है। सर ग्रुप नंबर 2 है, इसकी भी संयोजकता 2 होगी। ग्रुप नंबर 13 में इसकी संयोजकता 3 है, वैलेंसी 3 है। कार्बन वाला जो ग्रुप है 14 है, इसको हम लोग संयोजकता 4 बोलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे संयोजकता कम होती चली जाएगी। नाइट्रोजन वाले के आउटर सेल में 5 है तो संयोजकता 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। ये क्यों 0 है? क्योंकि हीलियम का आप देख पा रहे हो परमाणु क्रमांक 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में भर गया, कंप्लीट है। अब वो ना तो लेगा ना तो देगा, सीधी सी बात है। वो कंप्लीट होकर के बैठा है, ऑक्टेन कंप्लीट है, किसी से क्रिया नहीं करेगा तो संयोजकता 0 हो गई, वैलेंसी 0 हो गई। वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं, सिंपल याद रखोगे। अगर बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन का होता है 10, तो 10 को कैसे बांटोगे? 2,8। सर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो देगा ना तो लेगा। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्गन के? 18, मतलब 2,8,8। आप देख पा रहे हो इन एलिमेंट में क्या खूबसूरती है। सारे के सारे आउटर सेल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके बैठे हैं। या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 8 हैं, या तो 18 हैं, या तो 32 हैं। क्लियर? इसके बाद अगर देखोगे तो इसका होता है 36। ठीक, तो आप इसे कॉन्फ़िगरेट करोगे तो 2, 8, 8, 18 आएगा। इसी तरीके से बाकी भी। तो यहां पर क्या है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है, इसलिए वो अक्री गैस है, ना तो लेगा ना तो देगा। इसे नोट कर लीजिए। पहले वाले का क्या, 1, 2, इसका 3, 4, 3, 2, 1, 0। आई होप वैलेंसी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया, संयोजकता आपको पूरी तरीके से क्लियर है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगले गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। अगला चौथा नंबर है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। ऐसे परमाणु, ऐसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता होती है, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले एलिमेंट हैं। क्या? किसी परमाणु की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब यहां पर समझोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? अभी मैंने समझाया, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो ज्यादा है। वो जल्दी से कैप्चर कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, खींच लेगा हाइड्रोजन से, खींच लेगा सोडियम से, और उसके साथ बॉन्ड बना करके NaCl बना लेगा।
इसलिए बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है किसकी, क्लोरीन की। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब यहां पर बोल रहा है ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो ऊर्जा की भी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की यूनिट को मात्रक जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, मतलब लेफ्ट वाला जो धातु ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। राइट में जो गैस हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सब उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन भी आप देख रहे हो इधर ही है। अगर बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों की, उत्कृष्ट गैस मतलब वही 18वां ग्रुप जिसको अक्रिय गैसें कहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। तो ये प्रश्न बना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके 0 होते हैं, किस ग्रुप के, तो ग्रुप नंबर 18। और उसमें सारे एलिमेंट याद रखना है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। सर्वाधिक किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पेपर में आएंगे, नोट कर लीजिए। अगले गुणधर्म की बात करें तो आएगा परमाणु आकार। परमाणु आकार क्लियर है, परमाणु का उसकी आकृति कितनी बड़ी होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो यहां पर सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही वाला है कि बाएं से दाएं जाने पर आप सोचते हो कि सर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसका आकार भी बड़ा होगा, यहीं पर गलती करते हो। यहां पर आपको ये पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे हो कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट टू राइट हम अगर जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। ठीक, तो हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परंतु उस वाले पीरियड में, उस वाले आवर्त में परमाणु की जो साइज है, आकार है, वो घटेगा। समझो, अगर हम लोग पहले वाले आवर्त की बात करें, ये पहला आवर्त है, पहले आवर्त में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम में बड़ा कौन होगा, तो आपको लगेगा कि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का 2 है तो वो ज्यादा बड़ा होगा। ये गलत कर रहे हो, हाइड्रोजन बड़ा होगा हीलियम से। उसके बाद लिथियम सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा बेरिलियम होगा, उससे छोटा बोरॉन होगा, उससे छोटा कार्बन होगा, उससे छोटा नाइट्रोजन होगा। धीरे धीरे सब छोटे होते जा रहे हैं, परंतु लिथियम से बड़ा सोडियम होगा, बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम होगा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बड़ा होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज छोटा होगा। क्यों हो रहा है समझोगे। अगर मान लेते हैं थर्ड वाला आवर्त ले लेते हैं, सोडियम का अगर है 11 और मैग्नीशियम का है 12, ये हमने लिख दिया परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो क्या आप इस तरीके से इनको कॉन्फ़िगरेट कर सकते हो कि ये नाभिक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सोडियम का। अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो सेम मैग्नीशियम का भी ऐसे होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 12 है, इसका हो गया 281 और इसका हो गया 282। तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जो प्रोटॉन है साथियों और इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो वो खींच लेगा। हल्का सा साइज में ये वाला इससे बड़ा होगा और ये थोड़ा सा दब जाएगा, ये थोड़ा सा दब जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ज्यादा हैं, तो उनकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। इस वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा सोडियम से। तो सोडियम बड़ा हो गया मैग्नीशियम से, ये वाला प्रश्न बनता है। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है कि सेम आवर्त की बात होगी तभी लेफ्ट टू राइट जाने पर उसका साइज छोटा होगा, परंतु ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा।
अगर पोटेशियम की बात करें तो इसमें 4 सेल हैं, 4 कक्षाएं हैं, क्योंकि चौथा आवर्त है, पीरियड है। तो ये चीज भी आप याद कर सकते हो, अगर पहला आवर्त है तो 1 कक्षा होगा, सेल होगा। दूसरा आवर्त है तो 2 सेल होंगे। तीसरा आवर्त है तो 3 सेल होंगे, 3 कक्षाएं होंगी। चौथा आवर्त है तो 4 सेल, 4 आवर्त होंगी। इस तरीके से 5, 6, 7। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पर जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है परंतु आकार कम हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की आकृति बड़ी होगी। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता समझा दिया, परमाणु का आकार समझा दिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे। यह अगला गुणधर्म, एक अणु में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, मतलब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को कितनी तेजी से आकर्षित कर रहा है या दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से खींच रहा है, ये उसकी ऋणात्मकता कहलाएगी। जब कोई भी परमाणु या तत्व परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम बोलते हैं उस पर नेगेटिव साइन आ गया, तो हम बोलेंगे उस पर ऋणात्मक चिन्ह आ गया। ये चीज याद रखोगे, इसलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके पास खींचने की क्षमता ज्यादा उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। इससे कम ऑक्सीजन की होती है 3.5, उससे कम नाइट्रोजन की 3। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं आयनन विभव की, आयनन पोटेंशियल की, तो ये पोटेंशियल मतलब शक्ति, ऊर्जा को बता रहा है कि कितना परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वही आयनन ऊर्जा क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। मतलब आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकना है, उसके लिए उस परमाणु में ताकत होनी चाहिए कि वो निकाल के फेंक सके। जितनी ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कहलाएगा आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल। सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो एलिमेंट है वो है हीलियम, कि इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा, इसको निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल पाते। ठीक, और निम्नतम आयनन विभव जो है वो है सीजियम। ये 2 एग्जांपल याद रखोगे। यहां पर विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक फ्लोरीन की होती है, ये चीज ध्यान रखोगे, नोट कर लो। ये सारे के सारे हो गए आवर्त के हिसाब से। अगर अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप की वजह से कि ऊपर से नीचे जाने पर, अभी तक जो भी हम लोग गुणधर्म देख रहे थे वो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जा रहे थे, आवर्त में देख रहे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे ग्रुप्स में, खड़ी डंडी। ठीक, सबसे पहला धात्विक गुण, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, नोट कर लो। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण वृद्धि होगा, परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ऊपर हाइड्रोजन 1 है, नीचे उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। संयोजकता जो है, ये संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर चेंज नहीं होगा। मैंने बोला पहले वाले ग्रुप की संयोजकता 1 है, दूसरे वाले की 2 है, फिर 13 वाले की 3 है। तो आप बताओ पहले वाले में जितने भी एलिमेंट है सबकी संयोजकता 1 ही हो गई, तो नीचे जाने पर क्या चेंज हो रही, क्या तो नहीं हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर चेंज हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर चेंज नहीं हो रही है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो संयोजकता भी समान होगी। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब बांधने की क्षमता नीचे आने पर घटती है, मतलब बहुत इजी वे में वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और परमाणु आकार की बात करेंगे तो ये आकार तो बढ़ता जा रहा है नीचे आने पर, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता जो है ये घटती है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो गुणधर्म है वो सारे याद हो गए। एक बार लेफ्ट टू राइट में, आवर्त में, और एक बार ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप्स में, वर्ग में। इनको मैंने एक टेबल में सजा दिया है। इस टेबल को पूरा सार ये पूरा रट लोगे। क्या, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। और
आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन बहुत मजा आया होगा। पीरियोडिक टेबल, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि हमने 2 पार्ट में लगभग सारे पीरियोडिक टेबल की जो कॉन्सेप्ट थी वो समझ विकसित कर ली है। अब रहा मैंने जो वादा किया था कि आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको एक वीडियो में समराइज करके बता दूंगा, लेकिन ये जो पोर्शन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए, ऐप हमारा इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर आपको तरह तरह के क्विजेस मिलेंगे, आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे और करंट अफेयर से अवेयर रखा जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, आप एक पीरियोडिक टेबल चिपका लोगे और रिवीजन करोगे और इस लेक्चर को पूरा नोट कर लोगे। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।